तो जनाब, मेरा नाम विनय सैनी, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले तो माफ़ी चाहता हूँ। 3 4 5 महीने हो गए होंगे आई गेस, मैंने वीडियो नहीं बनाई है। काफ़ी टाइम हो गया है, टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है, बट मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम वीडियो बनाता रहूँ। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, एक सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे जल्दी। उससे पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अभी भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे, तो मैं एक सीरीज़ लाना चाहता हूँ जिसमें अपने एफएमसीजी इंडस्ट्री के अंदर जितने एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि पिछले 3 4 5 सालों में जिन्होंने अच्छा खासा ग्रो किया है और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से प्लेस किया है, तो उन फाउंडर्स के, उन स्टार्टअप्स के मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी, जानने को मिलेगा, ताकि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस तरह के मार्केट में आप मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर बनाए अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचें। डिस्ट्रीब्यूटर के बिना, जिसे हम कहते हैं सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मान लेते हैं आप कोई स्टार्टअप हो या फिर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप खुद मार्केट में जाके विदाउट एम्प्लॉय, विदाउट डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचेंगे, जिसमें आपको कुछ नहीं पता है। यहाँ पे हम बात करेंगे एकदम नए इंसान की, नई कंपनी की। आप एज अ मैन्युफैक्चरर कह लो या एज अ रीपैकर कह लो, जब अपना ब्रांड बनाते हो और उसे मार्केट में बेचने के लिए लेके जाते हो और आप कुछ नहीं जानते, आप बिल्कुल सॉरी ये वर्ड बोल रहा हूँ मैं, नील बटा सन्नाटा हो, आपको कुछ नहीं पता, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है और मैं कैसे स्टार्ट करूं, कैसे मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करूं और इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट तरीके से मैं रिज़ल्ट को लेके आऊं, टाइम कम खर्चो, एनर्जी कम खर्चो, पैसा कम खर्चो और रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, तो उस तरीकों पे बात करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कैसे करना है वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये सारे पॉइंट्स है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है सेलेक्ट मार्केट। सबसे पहले मार्केट को देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड किस मार्केट में ज़्यादा है। पहले तो मैं यही बोलूँगा कि अपनी जो नियरेस्ट मार्केट है, आपके आसपास की जो मार्केट है जहाँ आप रहते हो या जो आप जहाँ आपने यूनिट लगाई है उसके आसपास की मार्केट को आप देखिए, उसको कैप्चर करना स्टार्ट कीजिए। या फिर आपके पास हो सकता है ऐसा कोई यूनिक प्रोडक्ट हो या फिर कोई ऐसा निश प्रोडक्ट हो जिसकी डिमांड हो सकता है थोड़ी दूर पे हो या दूसरी मार्केट में हो। जैसे हम कैन फिश का एग्जांपल ले लेते हैं, टूना फिश का एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि कैन के अंदर पैक होती है। तो उसकी डिमांड कहाँ हो सकती है? उसकी डिमांड हो सकती है एक पॉश एरिया के अंदर हो सकती है, या फिर जहाँ पे फ्रेश सी फूड अवेलेबल नहीं है उन एरिया में उसकी डिमांड कैन फूड की ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। थोड़ा अपने प्रोडक्ट को समझिए, जानिए और मार्केट को देखिए। उस तरीके से हम मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपनी नियरेस्ट मार्केट या फिर जिस एरिया में डिमांड ज़्यादा हो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है वो है बीट प्लान। बीट प्लान का देखिए बेसिक मतलब ये होता है कि जिसमें आप मार्केट को, जैसे आप विजिट करते हो, आज मंडे है तो आपने मंडे को एक पर्टिकुलर मार्केट को पकड़ा, मान लेते हैं उत्तम नगर, उस मार्केट को आपने पकड़ा, वहाँ पे 25 से 30 दुकानें आपने की। देखिए, करने वाले तो जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 40 दुकानें, 50 दुकानें, 60 दुकानें भी कर लेते हैं, बट एज अ फ्रेशर आप सिर्फ 25 से 30 दुकानों पर ही विजिट कीजिए स्टार्टिंग में, और ये मोर देन इनफ है, ये भी एक अच्छा खासा नंबर है। तो आप वहाँ विजिट करते हैं, ठीक है, और एक अपना ना रूट डिसाइड करते हैं कि आज मैं उत्तम नगर की मार्केट में हूँ तो मैं कौन सी शॉप से स्टार्ट करूँगा जिसमें मेरा टाइम कम लगे और मेरा रिजल्ट ज़्यादा है, और एक एक करते हुए शॉप टू शॉप में जाके ऑर्डर लेता रहूँगा, अपना प्रोडक्ट दिखाऊँगा, ठीक है, और समझाऊँगा दुकानदार को, सामने वाले को, और वो मैं उसको रूट प्लान फॉलो करता हुआ मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा। इसके लिए आपको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सारा डेटा आप एक कॉपी में नोट कर सकते हैं और एक एक्सेल शीट भी आप उसकी बना सकते हैं। एक्सेल शीट में जो डिटेल्स होंगी वो आप क्या डालोगे वो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है। सबसे पहले शॉप नेम, कौन सी दुकान है, उसके बाद जो उसका ऑनर है उसका नाम, अगर ऑनर वहाँ नहीं रहता है तो जो काम करने वाले लड़के हैं जो दुकान को संभालते हैं, जो कि ऑर्डर वगैरह लेते हैं, पेमेंट करते हैं, उस पर्टिकुलर लड़के का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, बीट नेम, बीट नेम मतलब कौन सी मार्केट में वो दुकान आती है।
जैसे मान लो आपने आज मंडे है, मान लेते हैं आज मंडे है और आपने उत्तम नगर की मार्केट की, तो बीट नेम जो आएगा वो उत्तम नगर आएगा। और ऐसा भी हो सकता है उत्तम नगर बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो 500 दुकानें हैं या 1000 दुकानें हैं, 600 दुकानें हैं या फिर 2000 दुकानें हैं, तो आप उसको डिवाइड कैसे करोगे? या तो उत्तम नगर के अंदर डिफरेंट एरिया आते होंगे, श्याम विहार, मधु विहार, जो भी आते होंगे, इस तरीके से बीट नेम लिख सकते हो उत्तम नगर, उसके नीचे श्याम विहार, मधु विहार, जो भी है। अगर मान लो ऐसे एरिया नहीं है तो आप फिर उत्तम नगर 1, उत्तम नगर 2, उत्तम नगर 3 ऐसे करके बीट नेम आप बना सकते हो। जैसे मान लो 25 दुकानें आपने की मंडे को उत्तम नगर 1, फिर 25 दुकानें आपने की ट्यूसडे को उत्तम नगर 2, फिर 25 दुकान आपने की वेडनेसडे को, वो उत्तम नगर 3 हो गया। लास्ट जो है वो है विजिट डे, मतलब आप उस पर्टिकुलर बीट को कौन से दिन में विजिट करते हो, मंडे करते हो, ट्यूसडे करते हो, वेडनेसडे करते हो, तो वो दिन भी आना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी डिटेल जब आप एक अच्छे खासे लेवल पे काम करने लग जाओगे, मान लेते हैं आपके साथ आपके एम्प्लॉई आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए, तो जब आप उनको उठा के ये डेटा दोगे ना, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी मार्केट करने में, रिजल्ट लाने में, ऑर्डर लाने में। उनको आपको ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, उनके साथ मार्केट में ज़्यादा भागना नहीं पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा और उनका भी टाइम बचेगा। तो ये सारा डेटा मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड जो पॉइंट है वो है विजिट रूटीन। एक है ना, आप रूटीन बनाइए। मंडे को आपने जैसे उत्तम नगर किया, तो आप देखिए कि नेक्स्ट मंडे फिर वो सेम मार्केट आप रिपीट करोगे। आज आपने उत्तम नगर किया मंडे को, तो नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसको आप रिपीट करोगे। इसको कहते हैं वीकली बेसिस पे मार्केट को करना। अब मान लेते हैं आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम है, उतनी ज़्यादा नहीं है, तो आप उसको 15 दिन के गैप में भी कर सकते हो। आज मंडे को आपने उत्तम नगर किया, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आया उसको आपने कोई और मार्केट की, उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे आएगा 15 दिन बाद, उस दिन आपने फिर वही मार्केट की जो कि आज की है उत्तम नगर की। तो अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है आपके तो वीकली बेसिस पे कीजिए, वीकली बेसिस पे रिपीट कीजिए। अगर प्रोडक्ट की डिमांड उतनी नहीं है, ऑर्डर कम बनते हैं, तो 15 दिन के गैप में भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से आप एक विजिट रूटीन आप बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही, डिमांड के अकॉर्डिंग ही, अपने विजिट प्लान के अकॉर्डिंग ही उस रूट को आप मतलब उस गैप को 15 दिन करना है, 7 दिन में करना है, या 21 दिन में करना है, उस दुकान उस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। फोर्थ पॉइंट है हमारा विजिट अगेन एंड अगेन। ये मैं ऐसा इसलिए बोलता हूँ कि बहुत सारे जो स्टार्टअप होते हैं, नए लोग होते हैं या नए डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो दुकानों पे जाते हैं और दुकानदार उन्हें मना कर देता है। देखिए, दुकानदार आपको क्यों मना करता है? वो इसलिए मना करता है क्योंकि उसके मन में भी एक डाउट होता है कि पता नहीं आज है लड़का, अगली बार आएगा नहीं आएगा। ठीक है, अगर मान लो आपने कहा कि ठीक है आप पैसे मत देना, माल रख लो, आपका माल उस दुकानदार ने रख लिया और वो बेच भी दिया, बट आप दोबारा नहीं आए, तो उसका क्या होगा? उसने बेच दिया और उसके पास ग्राहक आएगा, वही प्रोडक्ट मांगेगा और आप तो आ नहीं रहे हो, तो वो कहाँ से लेके आएगा? तो इससे उसकी दुकान का नाम खराब होता है। दूसरी बात ये, अगर आपने पेमेंट ले ली और आपका माल नहीं बिका तो उसका लॉस हो गया, उसका माल रखा हुआ है बिक नहीं रहा तो उसका लॉस हो गया। तो इसलिए इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं सामने वाले पे। अगर आप वहाँ बार बार जाओगे, हर हफ्ते जाओगे, इस मंडे को मना कर दिया, कोई नहीं, नेक्स्ट मंडे फिर जाओगे आप, फिर उसके अगले हफ्ते फिर जाओगे, तो आप खुद देखना, हर हर हफ्ते मान लो आज आपने 25 दुकानें की और उसमें से सिर्फ 3 लोगों ने ऑर्डर दिया, या मान लेते 5 लोगों ने ऑर्डर दिया, 20 ने नहीं दिया। अब जब आप अगले हफ्ते जाओगे वो सेम 25 दुकानें करोगे, तो आप 5 तो पहले ही कन्वर्ट हो चुकी थी, तो और 5 आपको कन्वर्ट हो जाएंगी उस वक्त। फिर जब अगले हफ्ते जाओगे फिर वो बाकी जो 5 है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके मतलब जब आप जाओगे तो आप 2-3 महीने में देखोगे ऑलमोस्ट सारी दुकानें कन्वर्ट हो जाएगी, लोग आपसे माल लेने लगेंगे। तो दुकानदार क्या होता है कि एक रिलेशन डेवलप हो जाता है, आप पे ट्रस्ट करने लगता है और उसको यकीन हो जाता है, हाँ ये लड़का हर बार आता है, आगे भी आएगा, ना तो मेरे पैसे मरेंगे ना ही मेरा ग्राहक कराओगा। तो इसलिए डिमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज मेरे आपको किसी ने मना किया तो नेक्स्ट टाइम आपको मना नहीं करेगा, आपकी शक्ल देखता है, आपको याद रखता है वो, ठीक है, तो आप बार बार जाएंगे तो आपको एक ना एक दिन ऑर्डर ज़रूर देगा। बस आप विजिट अपनी मत छोड़िए, आपका काम है विजिट करना, आपका काम है मेहनत करना, तो आप वो मत छोड़िए, और जो आपको मना करता है वहाँ पे आपको बार बार जाना ही जाना है। अब देखिए, नेक्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है पेमेंट टर्म्स। हम जब नए होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि हमें कैसे काम करना है और सामने वाले से पैसे कब लेने हैं। कई लोग सोचते हैं माल बिकने के बाद, कई लोग कैश ले लेते हैं, ठीक है, तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन है ये, उनको पता नहीं होता। देखिए, बिजनेस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पैसा,
कैश। अगर वो ढंग से फ्लो होता रहेगा, ढंग से रोटेट होता रहेगा, तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा अच्छे से। बट वो पैसा अगर आपका मार्केट में फंसने लग जाए तो आपका बिजनेस बंद होने की भी नौबत आ सकती है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मार्केट में आप जब भी जाए तो अगर दुकानदार आपको ज़्यादा बड़े अमाउंट का ऑर्डर देता है तो उसको बोलिए, सर पहली बात तो ये कि जब डिलीवरी करूँगा मैं माल की तो आप मुझे पेमेंट दे दोगे, ठीक है। अगर वो मना करता है तो आप बोलिए, सर छोटे अमाउंट का आप माल ले लीजिए, यानी 500 का, 1000 का। और 500 1000 की पेमेंट बहुत कम लोग होते हैं जो रोकते हैं। मैक्सिमम लोग आपको उसी वक्त डिलीवरी के टाइम पे आपको आपकी पेमेंट कर देंगे। तो छोटे अमाउंट की बिलिंग करना, इसका मकसद ही यही होता है कि दुकानदार आपका पैसा ना रोके और आपको एट द सेम टाइम, मतलब डिलीवरी के टाइम आपको पेमेंट कर दे। अगर आपको फिर भी उधार देना है तो मैक्सिमम 1 हफ्ते का रखिए, उससे ज़्यादा का उधार बिल्कुल नहीं रखिए, क्योंकि फिर आपका ही बिज़नेस सफ़र करेगा और आपका ही बिज़नेस हैम्पर करेगा, आपको ही प्रॉब्लम होने वाली है। और बहुत बार आपके मन में ये भी आएगा मार्केट में जाते जाते, जब आपका लोग माल नहीं रखेंगे, जैसे कि मैंने बताया पिछले पॉइंट्स में कि आपको बार बार विजिट करनी है, तो आपके मन में आएगा यार मेरा तो कोई माल नहीं रख रहा, डिमोटिवेट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने उधारी मांग ली तो आप बोलोगे ठीक है यार तू ले ले और मेरे को पेमेंट बाद में दे दियो। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आपको अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। देखिए, मार्केट बनाने में, अपना ब्रांड बनाने में, प्रोडक्ट को एस्टेब्लिश करने में, सेल होने में टाइम लगता है। ये सब एकदम से नहीं होता, 2 4 5 6 महीने में नहीं होने वाला। इसको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग जाते हैं। तो जल्दी में बिल्कुल कुछ मत कीजिए, और उधार देना है तो सिर्फ 1 हफ्ते का दीजिए, उससे ज़्यादा मत दीजिए। ऐसे दुकानदार के साथ काम मत कीजिए जो आपका पैसा फंसा दे, या आपका उधार आपने जो माल दिया है उसकी पेमेंट ही टाइम पे ना करे। टाइम पे करना भी बहुत ज़रूरी है। अगला पॉइंट है टेक केयर ऑफ योर मार्जिन्स। अब देखिए, अब एज अ मैन्युफैक्चरर आप काम कर रहे हो, एज अ रीपैकर आप काम कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट खुद जाके माल मार्केट में बेच रहे हो, तो आपके पास एक अच्छा खासा मार्जिन निकल के आता है। आपके पास रिटेलर मार्जिन भी है जो आप रिटेलर को दोगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी है, उसके बाद सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन भी है। तो आपके पास एक काफ़ी बड़ा मार्जिन निकल के आता है, ठीक है। और कई बार कई लोग क्या गलती करते हैं, अब जैसे रिटेलर मना कर देता है आपको कि भाई मैं माल नहीं लूँगा अभी आपसे, या माल नहीं चलता, या मतलब हो सकता है उसके पास और कॉम्पिटिटर के बहुत सारे ब्रांड हो सकता है उसको ये लगता हो कि आपका माल बिकेगा ही नहीं, किसी भी रीज़न से मना कर देता है। और आप बोलोगे यार मेरा तो माल बिक नहीं रहा। अब वो वाले पॉइंट को याद नहीं करोगे कि यार विजिट करनी है मुझे बार बार। आप ये सोचोगे यार मेरा तो माल नहीं बिक रहा, यार कैसे काम चलेगा, कैसे होगा सब कुछ। तो आप क्या करोगे, उसको ज़्यादा मार्जिन देने का लालच दोगे, और क्या करोगे, उसको मार्जिन ज़्यादा दोगे। तो मार्जिन जब ज़्यादा दोगे तो आपकी ही इससे मार्केट डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे तो डिस्ट्रीब्यूटर जब आपका प्रोडक्ट लेके मार्केट में जाएगा सेम दुकानदार के पास, तो दुकानदार बोलेगा भैया मेरे को तो इतना मार्जिन आता था, तो मेरा तो मतलब मैं क्या कस्टमर को बोलूँगा, तो मुझे सेम मार्जिन पे मार्केट मतलब कि माल चाहिए। तो वहाँ पे आप फंस जाओगे। तो इस सिचुएशन में आपको यही करना चाहिए, जो रिटेलर का मार्जिन है 10%, 20%, 25%, उसको उतना ही दो। डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन और बीच में सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन वो आप खुद रखिए, उसको खुद एंजॉय कीजिए। आप मेहनत भी तो उतनी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस मार्जिन को आप अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए रखिए, क्योंकि आपकी मेहनत भी तो है उतनी ज़्यादा। शॉप टू शॉप जाओगे, हर चीज़ करोगे, तो वो कोई आपको एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं है, वो आपकी मेहनत का पैसा है, उसको आप अपने पास रखिए। और जब डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, जब सुपर स्टॉकिस्ट बनाओगे, तो वहाँ वो मार्जिन देने में आपके पास काम आएगा। और अगर आपको पेमेंट टाइम पे चाहिए तो आप रिटेलर को ये बोल सकते हो एक्स्ट्रा 2%, 3% में और दे दूंगा आपको एज अ कैश डिस्काउंट, आप मेरी पेमेंट डिलीवरी के टाइम पे दे दो, बस। और मैं एंड में आपको यही बोलूँगा कि सबसे पहले आप अपनी रिटेल मार्केट को एस्टैब्लिश कीजिए। बड़े बड़े सुपर मार्केट के चक्कर में मत पड़िए। जैसे दिल्ली में राज मंदिर है, कृष्णा सुपर मार्केट है, इनकी लिस्टिंग फीस बहुत ज़्यादा है, ये 90 दिन की उधारी मांगेंगे, मार्जिन आपसे ज़्यादा से ज़्यादा मांगेंगे, और आपको ये लगेगा जैसे सब लोग सोचते हैं कि भाई विजिबिलिटी मिलेगी। विजिबिलिटी छोटी दुकानों से ज़्यादा मिलती है, छोटे रिटेल में, जो कि आपसे मार्जिन भी ज़्यादा नहीं मांगेंगे, आपसे उधारी भी नहीं मांगेंगे, और आप मतलब आपकी पेमेंट के लिए लटकाएंगे भी नहीं। इसलिए आपको रिटेल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, ना कि ये बड़े सुपरमार्केट पे। और बाद में जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा, तो ये खुद ही आपके पास चल के आएंगे और आपसे आपका प्रोडक्ट मांगेंगे। लास्ट का पॉइंट ये है कि सारी चीज़ें एक्सेल में मेंटेन कीजिए, ताकि आपको इन फ्यूचर जब आपका एम्प्लॉई आए, डिस्ट्रीब्यूटर आए, तो उनको बताने में आपको आसानी हो।
और सारी की सारी चीज़ें एक्सेल में ही मेंटेन कीजिए। थैंक यू सो मच।